हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। फ्रेंड्स, आपको पता है आंसर राइटिंग इनिशिएटिव इज गोइंग ऑन, जिसमें आपको कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे रोजाना क्वेश्चन मिलता है, उसका मॉडल आंसर आपको और वीडियो डिस्कशन नेक्स्ट डे मिलती है। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर मेंस एग्जाम। दिस इज गोइंग ऑन फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एज वेल एज फॉर जनरल स्टडीज। तो आंसर राइटिंग इवेल्युएशन भी वहां पे होता है, आप आंसर लिख भी सकते हो, मॉडल आंसर, वीडियो डिस्कशन आपको टेलीग्राम चैनल कपिल भारद्वाज फॉर यू पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन। आपको पैसिफिक ओशियन ओशियन जो है उसकी बॉटम टोपोग्राफी के बारे में पूछा गया है। डिटेल आपको टोपोग्राफी के बारे में बात करनी है। देखिए, ओशियन की टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यू आर अवेयर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होगा, हमारे पास अबैसल प्लेन देखने को मिलता है, मिड ओशियनिक रिजेस देखने को मिलते हैं, फिर आइलैंड देखने को मिलते हैं। दीज सॉर्ट ऑफ टोपोग्राफी वी डू हैव इनटू द ओशियन। इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। स्पेसिफिक हम आज बात करेंगे पैसिफिक ओशियन की बॉटम टोपोग्राफी के बारे में। इसके साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होते हैं ट्रेंचेस। और ओशियन की बात करें और जिसमें पैसिफिक की बात हो, वहां ट्रेंचेस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिफिक में सबसे ज्यादा ट्रेंचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही एक ब्रॉड आपके एस्पेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, सीधा आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर ब्रॉड हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन की बातें करोगे तो बेटर होगा, आप कुछ पैसिफिक ओशियन के बारे में बताओ। तो पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है, 1/3 ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ को इटसेल्फ पैसिफिक ओशियन कवर करता है। यहाँ पे डेप्थ की बात करें तो 36,000 फीट तक की आप डेप्थ पहुंच जाती है। जहां तक बात करनी है बॉटम टोपोग्राफी की, तो आप बता दोगे हम शेल्फ, स्लोप्स, राइज, आपके मिड ओशियनिक रिजेस, आपके सी माउंट्स, आपके ग्योर्ट्स, आपके ट्रेंचेस, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। फिर आप एक एक करके फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करोगे तो बॉटम टोपोग्राफी के अंदर सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए, यहाँ पे जनरल बातें नहीं करनी है आपको कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत शैलो होती है, ये ऐसा होता है वैसा, आपको स्पेसिफिक बात करनी है पैसिफिक ओशियन से एसोसिएटेड। तो आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पैसिफिक ओशियन का क्या स्टेटस है, कहाँ ब्रॉड है, कहाँ नैरो है। तो सबसे पहली चीज तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में यही स्टार्ट करना है कि कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और पैसिफिक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो शेल्फ इज नैरो ओवर साउथ अमेरिका वाला पार्ट एज वेल एज द वेस्टर्न पैसिफिक। In comparison, it is broader. Shelf is there in the Australia, Southeast Asia and Northern America. इन पार्ट के अंदर broader topography है, broader shelf है, और इन पार्ट के अंदर आपकी shelf जो है comparatively narrow देखने को मिलती है। जहां तक सवाल है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें पता लगता है कि डेप्थ जो है आपके सेल्फ की वो अराउंड 200 मीटर के करीब देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ सेल्फ के एरिया के बारे में आप यहाँ डेफिनेटली मेंशन करोगे। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है नोटेबल सेल्फ के बारे में बात करेंगे तो बेरिंग सी के बारे में सबको पता है, और बेरिंग शेल्फ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेरिंग शेल्फ जो है इट इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट शेल्फ इनटू द पैसिफिक ओशियन। ये सेल्फ जो है क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉड है और शैलो तो ये होती ही है, तो सनलाइट अच्छी खासी देखने को मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट इट हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, फिशरीज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी आप कैलिफोर्निया सेल्फ की बात करोगे, कैलिफोर्निया सेल्फ भी काफी ब्रॉड सेल्फ है और ये भी काफी रिच मैरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। सो दीज आर द टू एरियाज जिसपे आपको बात करनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बात करेंगे। व्हेन इट कम टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पे क्या होता है, सर डेप्थ बढ़ना स्टार्ट होती है, एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है स्लोप पे जिनको बोलते हैं कैनियंस। सबमरीन कैनियंस जो हैं वो यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टीप साइड वैली होती है, वहां इरोजन जब होता है तो आपके कैनियंस की फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये इरोजन की वजह से फॉर्मेशन यहाँ पे कैनियंस की आपको देखने को मिल जाती है, राइट। आफ्टर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप, आप फिर किसके ऊपर बात करेंगे, आप कॉन्टिनेंटल राइज पे बात करेंगे। देखिए, कॉन्टिनेंटल राइज जो है उसमें सिंपली ये होता है कि देखिए सेल्फ की जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो यहाँ के बाद में जब स्लोप है, स्लोप में कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता, स्लोप के एंड में ही कुछ डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन की वजह से वो एक राइज कहलाता है, कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट्स जो आते हैं जो सेल्फ पे डिपॉजिट नहीं हुए वो राइज पे जाके ही फिर डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है
वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जितना स्टीप स्लोप था वो उतना स्टीप नहीं रहता है। तो यहां हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो स्लोप को जैसे ही एंड करेंगे तो राइज स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे बना, ये बनता है आपके सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से। वेल डेवलप्ड सेल्फ होती है, सेल्फ के बाद में स्लोप पे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा, जो भी डिपॉजिट होगा उसके फुटहिल पे डिपोजिशन होगा। फिर हम बात करेंगे अबेसल प्लेन की। देखिए किसी भी ओशन सरफेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अबेसल प्लेन सबसे बड़ा एरिया कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सबसे बड़ा जो एरिया ऑक्यूपाई होता है वो आपके अबेसल प्लेन के अंदर ही होता है। और अबेसल प्लेन के अंदर हमें पता लगता है 3000 टू 6000 मीटर डेप्थ देखने को मिल जाती है। सिल्ट है, क्ले है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सब जो है मिलियन ऑफ ईयर्स तक यहीं पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। अब अबेसल प्लेन को हम नॉर्थ पैसिफिक, साउथ वेस्ट अबेसल प्लेन, क्योंकि देखो रिजेस है यहाँ पे और रिजेस ने ओशन को क्लासिफाई किया हुआ है, तो उस बेसिस पे हम आपके अबेसल प्लेन को क्लासिफाई कर सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक वाले पार्ट में, और साउथ वेस्ट पैसिफिक अबेसल प्लेन के बारे में बात कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है मिड ओशियनिक रीजन। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, जो हमारा अबेसल प्लेन है वहां पे क्योंकि काफी सारी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं वो भी हमें काफी ज्यादा मिलते हैं अबेसल प्लेन पे। तो कुछ कुछ जैसे एरिया होते हैं हमारे अबेसल प्लेन के, जो बेसिन्स होते हैं उनको हम काफी हद तक एक्सप्लोर करते हैं, सो दैट हम वहां से क्या कर सके, अपने मेटेलिक कंपाउंड को हार्नेस कर सकें, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हार्नेस कर सकें। फिर आता है मेरे पास मिड ओशियनिक रिजेस एंड ओशियनिक प्लेटूज। मिड ओशियनिक रीजन की बात करेंगे तो मिड ओशियनिक रीजन का वो एरिया है जहां से वोल्केनिक eruption होता है। हम इसको काफी सारे पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं पैसिफिक ओशन में। पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पैसिफिक ओशन की जो रिज है वो मिड ऑफ द ओशियनिक के अंदर देखने को नहीं मिलती। इवन जो आपकी प्लेट एक्टिविटी होती है ना, पैसिफिक प्लेट जब एशिया से टकराती है, या पैसिफिक प्लेट जब आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से टकराती है, तो वहां ये रिज देखने को मिल जाती है। इसलिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक रिज आती है आपकी जिसको बोलते हैं ईस्ट पैसिफिक राइज, राइट। पहला हमारे पास क्या होगा, ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिलता है। ईस्ट पैसिफिक कहाँ होगा, पैसिफिक का गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ। तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक एक्सटेंशन जो है आपके, वो इस रिज का देखने को मिल जाता है। और इस रिज से इवन हमारे पास एक डाइवर्जन बाउंड्री जो है वो वहां पे क्रिएट हो जाती है। फिर यहीं पे आपका क्योंकि वॉल्केनिक eruption काफी ज्यादा है तो लगातार डिपोजिशन होगा। कि यहाँ पे बसाल्ट एज ए वोल्केनिक eruption देखने को मिलता है। इट्स नॉट एंडेसाइटिक टाइप ऑफ लावा, इट्स बसाल्टिक टाइप। और बसाल्ट में सिलिका कम होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई वो काफी बड़े एरिया में फैल जाता है। बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे प्लेटू की फॉर्मेशन हमें नजर आती है। तो प्लेटू फॉर्मेशन विल बी फाउंड, तो ओशियनिक प्लेटूज विल बी फॉर्म्ड नियर बाय द ओशियनिक रिजेस। रिजेस के आसपास प्लेटू बन जाएगा। जैसे कि आपका एक ऑंगटोंग जावा प्लेटू देखने को मिलता है सोलोमन आइलैंड के पास, ये एग्जांपल आप प्रेजेंट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सी माउंट और ग्योर्ट्स की। तो बताना चाहूंगा एक लाइन में, पहले तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सी माउंट्स आर conical in shape. When there is a erosion, they will be converted flat into the plateau form. We will be calling it gyots, right? अब नोटेबल सी माउंट और ग्योट को आप मेंशन करेंगे तो इसलिए आपको ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। एम्परर सी माउंट और आपका हेस राइज, ये दो आपके रीजन देखने को मिलते हैं जिनको डेफिनेटली आपको किसी भी लेवल पे मेंशन करना ही चाहिए। अब इसके बाद आता है आपके पास डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, जिसको हम बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंचेस। ओशियनिक ट्रेंचेस के अंदर आपको ट्रेंचेस के बारे में बताओगे भी। पहले तो आप ये बताओगे कि इट्स अ सबडक्शन जोन, जहां पे सबडक्शन होता है तो वो डीपेस्ट पार्ट बनता है, और डीपेस्ट पार्ट ही आपका ट्रेंच कहलाता है। तो ट्रेंच के बारे में आपने कुछ बेसिक नॉलेज दे दी है। उसके बाद में आप बात करोगे मैरियाना ट्रेंच के बारे में, पेरू चिली ट्रेंच के बारे में, टोंगा ट्रेंच के बारे में, इन सब के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। जब मैरियाना ट्रेंच की बात करते हैं तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलता है, अराउंड 10,994 मीटर की डेप्थ यहाँ पे देखने को मिल जाती है मैरियाना ट्रेंच रीजन के अंदर। ऐसी ही पेरू चिली रीजन के अंदर है, इसको अटाकामा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो डेजर्ट भी है वहां पे, अटाकामा डेजर्ट, तो उस हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। ये आपकी नाज़का प्लेट की इंट्रैक्शन की वजह से फॉर्म होती है। फिर आती है आपका टोंगो ट्रेंच, जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट है, ठीक है, पैसिफिक की सेकंड बात नहीं कर रहा मैं, वर्ल्ड का ये सेकंड डीपेस्ट जो है ट्रेंच देखने को मिलता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली डेप्थ है 75,000 फीट, ठीक है। सो ये आपका क्या है, साउथ पैसिफिक रीजन जो है वहां पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से आपकी टेक्टोनिक सबडक्शन जो होता है उसकी वजह से टोंगो ट्रेंच बनी हुई है। फिर आपके फ्रैक्चर जोन आते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर जोन को आप मेंशन करो, बट स्टिल क्योंकि आपको एक मॉडल आंसर में देना चाह रहा था, इसमें से जो पॉइंट आपको ठीक लगेंगे आप पिकअप कर लोगे, कुछ भूल भी जाओगे।
तो आप यहाँ पे फ्रैक्चर जोन्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, जिसमें आपका फ्रैक्चर जोन्स जो है वो आपका ये मान के चलो कि वहां पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है वहां पे भी काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को आपको मिल जाएंगे, जहां से हम निकल, कॉपर, कोबाल्ट की सबको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और फिर आते हैं आपके हाइड्रोथर्मल वेंट, जिसमें ब्लैक स्मोकर है, ईस्ट पैसिफिक राइज वेंट्स देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोथर्मल वेंट जो है वो फॉर्म होते हैं मिड ओशियनिक रीजन के आसपास में, क्योंकि लावा निकलता है, लावा अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो गर्म पानी जो है वो डेफिनेटली बाहर निकलता है, वही हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं आपके। फिर हम आइलैंड के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें वोल्केनिक आइलैंड होंगे, हवाईयन और अल्यूशियन आइलैंड, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट। या फिर आप कोरल अटोल्स के बारे में बात कर सकते हो, मार्शल आइलैंड के बारे में बात कर सकते हो। और फिर कुछ लार्ज लैंड मास है, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, पैपुआ न्यू गिनिया हो गया, ये सब रीजन जो है आपके, ये भी आपके पैसिफिक का पार्ट देखने को मिलते हैं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का पार्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे कि जो भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, देखिए वैसे इस क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन बनता नहीं है, क्योंकि सर कोई वे फॉरवर्ड या कुछ ऐसा है ही नहीं। बट आप ये बताओगे एग्जामिनर को कि जो भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट अभी हमने डिस्कस किया है, इट विल बी वेरिएबल, इट विल बी चेंजिंग विद द टाइम, बिकॉज the exogenic and endogenic forces are continuously enacting over the surface, and that's why different type of landform will be found after million of years as well, right? और यहां से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दोगे। थैंक्स अ लॉट।